हेलो एवरीवन, आज होने वाला है हमारी जावा स्क्रिप्ट सीरीज का तीसरा वीडियो। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझने जा रहे हैं कि एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। पिछले दो सेशंस में मैंने आपको बताया था जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाते हैं। बट मैंने उसी के साथ ये भी कहा था कि आने वाले कुछ सेशंस में मैं आपको जावा स्क्रिप्ट की रियल मीनिंग बताऊंगा कि जावा स्क्रिप्ट अंडर द हुड किस तरीके से काम करती है। आज के इस सेशन में हम जावा स्क्रिप्ट को समझेंगे और उसी के साथ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से 4 से 5 ऐसे कंसेप्ट्स समझेंगे जो इंटरव्यूज और वेब डेवलपमेंट में 100% हमेशा यूज होते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अदफर रशीद और बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। हाउ डज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट इट्स कोड? जब हम जावास्क्रिप्ट एडिटर में जाते हैं, हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं, जैसे मैं यहां पे इसको रन करता हूं, ये क्या यूज करता है? जावास्क्रिप्ट का इंजन, नोड.जेएस इन दिस केस। तो वो इस कोड को किस तरीके से लेता है और किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। जब हम सी पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें अपनी टीचर्स, प्रोफेसर्स बताते हैं कि इसका सोर्स कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जावा क्या है। उसी तरीके से आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है और ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट के इंजन में अंडर द हुड। सबसे पहले समझते हैं जावास्क्रिप्ट की एक सिंपल डेफिनेशन। इससे पहले मैंने क्या बताया था कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट अब थोड़ा सा डेप्थ में इसको समझते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में कोई बोलेगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, आपको सिंपली बताना है जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड इंटरप्रेटेड एंड डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे 3-4 वर्ड्स आपने देखे होंगे। हम यहाँ पे डायनेमिक टाइप्ड को ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझा है। यहाँ पे हमें समझना है सिंक्रोनस क्या होता है, सिंगल थ्रेडेड क्या होता है, इंटरप्रेटेड क्या होता है। हमारे पास हमेशा याद रखना दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक होता है कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा होता है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कोड फाइल है जिसमें मैंने 200-300 कोडिंग लाइंस लिखी है। अब कुछ इंजन्स क्या करते हैं, वो इस कोड को एज ए होल एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब इस प्रोग्राम को ऊपर से लेकर नीचे तक एक साथ ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो उन तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट ऑन द सेम टाइम जब मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, ये है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड मतलब कि एक एक करके यहां पे एग्जीक्यूट होगा। ये नहीं कि सारा का सारा कोड ही एज ए होल यूनिट होगा और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। और वही मीनिंग मेरे पास सिंक्रोनस भी है। सिंक्रोनस क्या कहता है कि सिंक्रोनस कहता है कि मेरे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एग्जीक्यूट करेगा वन लाइन एट अ टाइम, मतलब कि जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक ये आगे नहीं चलेगा। ये है जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन। अब इसमें आगे हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप याद रखो कि जावास्क्रिप्ट जो है वो प्योरली सिंक्रोनस है। और सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि ये एग्जीक्यूट करेगा एक लाइन एट अ टाइम और उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने कोड लिखा है। मतलब ये नहीं कि ये इन दो लाइंस को यहां पे स्किप करेगा, फिर नहीं, ये जिस ऑर्डर में इंप्लीमेंटेड है कोड आपका उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा। अब सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट इंटरनली इंजन में एक सिंगल कॉल स्टैक यूज करता है और उस कॉल स्टैक के पास एक ही फंक्शनैलिटी होती है कि वो एक ही टास्क एक टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। अब आप बोलोगे सर सिंक्रोनस और सिंगल थ्रेडेड मुझे सेम सेम लग रहा है। हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि सिंक्रोनस और जावास्क्रिप्ट और सिंगल थ्रेडेड का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट ऊपर से लेकर नीचे तक एग्जीक्यूट होगी और एक टाइम पे एक ही लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और जब तक वो एग्जीक्यूट होगा तब तक वो आगे नहीं चलेगा। तो ये है मेरे पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जावास्क्रिप्ट की एक सिंपल डेफिनेशन। अब यहां पे इस डेफिनेशन, इस अंडरस्टैंडिंग कॉल स्टैक एंड कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, उसके लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है और वो हम देखेंगे, समझेंगे नहीं बल्कि प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके समझेंगे। हमारे पास जावास्क्रिप्ट इंजन में एक एनवायरनमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। और ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो एनवायरनमेंट है यही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, यही पार्ट ऑफ इंजन रिस्पॉन्सिबल है कि जावास्क्रिप्ट कोड को एवॉल्वेट करना और उसके बाद एग्जीक्यूट करना। अब जब हम टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कहते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। अभी तक इस सेशन में मैंने काफी सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे।
synchronous, maybe single threaded, maybe, और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, कॉल स्टैक, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, इन सारी चीजों को हम समझते हैं प्रैक्टिकली इन आवर VS कोड, इन आवर एडिटर। हम जावास्क्रिप्ट को क्यों सीखते हैं? क्योंकि इवेंचुअली हमें इसको वेब डेवलपमेंट में इंपोर्ट करना है और उसके बाद उसमें डायनेमिकलिटी ऐड करनी है। तो आज के इस वीडियो में क्यों ना हम डायरेक्टली उसी से स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है index.html, और इसी index.html में बेसिक बॉयलर प्लेट को लाता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गो पुट एन h1 टैग जो सिंपली बताएगा हाउ इज जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूटेड। तो ये एक सिंपल सा टैग है जो मैं चाहता हूं अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना। तो अगर मैं इसी के थ्रू लाइव जाऊं तो यू कैन क्लियरली सी मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो गया। अब जावास्क्रिप्ट को मुझे इस वेब पेज पे एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करूंगा? मैंने आपको पहले सेशन में भी दिखाया था कि हम इस तरीके से डेवलपर टूल्स में जा सकते हैं और यहाँ पे कंसोल के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट कोड को लिखेंगे जिसको भी हमें एग्जीक्यूट करना है कुछ इस तरीके से, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखूंगा, मैं चाहता हूं इस वेबसाइट पे डायरेक्टली कोड लिखूं जो इस वेब पेज पे इंप्लीमेंट होगा। तो उसके लिए मुझे इसी वेब पेज के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़ेगा। अब जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट करने के लिए हम सेपरेट फाइल बना के इधर लिंक कर सकते हैं, या वो हम बाद में करेंगे। इस टाइम पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग यूज करूंगा और उसको इसी HTML के अंदर यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी मैं जावास्क्रिप्ट लिखने जा रहा हूं वो सारा का सारा जावास्क्रिप्ट किस पे इंप्लीमेंट होगा? वो होगा इसी वेब पेज पे। तो अब अगर मैं यहाँ पे आउटपुट पे जाऊंगा, यू कैन क्लियरली सी इसने वेब पेज तो एग्जीक्यूट किया, बट ऑन द सेम टाइम अगर आप देखोगे कंसोल में भी मेरे पास अजफर रशीद आ गया। ये तो है कि जावास्क्रिप्ट को हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे सिंपल तरीका है बॉडी के अंदर सबसे नीचे स्क्रिप्ट टैग इंप्लीमेंट करना और उसके बाद स्क्रिप्ट में अपना जावास्क्रिप्ट लिखना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखने की कोशिश करता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड। सो लेट मी सिंपली क्रिएट ए वेरिएबल विद द वैल्यू ऑफ 20, और उसके बाद मैं इसी वैल्यू को प्रिंट करूंगा वैल्यू console.log a। फिर यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा सम, और इसको मैं दो वेरिएबल्स ऐसे पास करूंगा एज ए पैरामीटर, और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा where total is equals to a plus b, एंड देन वी विल सिंपली गो इंप्लीमेंट रिटर्न टोटल। मैंने आपको पिछले सेशन में प्रॉपरली समझाया था फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस भी समझेंगे उनके बीच में क्या है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं फंक्शंस तो आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन रिटर्न नहीं पढ़ाऊंगा अभी, बट आज के इस वीडियो में हम रिटर्न भी समझेंगे कि रिटर्न का मतलब क्या होता है। अब ये एक मैंने फंक्शन डिफाइन की, ऑफ कोर्स इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा जिसमें मेरे पास टोटल होगा, लेट्स से इट विल बी सिंपली लेट मी नेम इट ऐड, और उसके अंदर क्या होगा मेरे पास सम फंक्शन का कॉल जिसमें मैं सिंपली 4,5 को पास करूंगा। एंड इफ आई सिंपली गो से console.log add, you should be able to clearly see in the output। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने console.log a किया था उसका 20 है, और उसके बाद मेरे पास जो add फंक्शन को कॉल किया उसने 4,5 इसको पास किया, तो मेरे पास ये 9 आ गया, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इन द आउटपुट एज वेल। तो ये तो है कि सिंपली मैंने अपना जावास्क्रिप्ट वेब पेज को दिया, उसने एग्जीक्यूट किया, बट ऑन द सेम टाइम ये किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करता है वो हमें समझना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसी कोड को थोड़ा सा कट करने जाऊंगा, एंड लेट मी ट्राई टू ऐड इट टू द करंट पेज। तो यहाँ पे चलते हैं, इस प्रोग्राम को समझते हैं। देखो, जब मैंने इस कोड को लिखा उसके बाद मुझे एक आउटपुट मिला। वो आउटपुट किस वजह से मिला? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है एग्जीक्यूशन के लिए वो ब्राउजर में ऑलरेडी है, क्रोम इंजन में ऑलरेडी है, जिसको हम कहते हैं क्रोम्स V8 इंजन, और वही V8 इंजन मेरे पास मेरे लोकल कंप्यूटर में भी है Node.js की शेप में। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर इंजन ने इसको एग्जीक्यूट किया, तभी जाके मुझे आउटपुट में मिला 20 एंड 9। अब जावास्क्रिप्ट इंजन किस तरीके से इसको लेगा? मैंने आपको अभी बोला कि एक सिंक्रोनस है, तो ऑफ कोर्स लाइन बाय लाइन यहाँ पे मेरे पास ये जो कोड है एग्जीक्यूट होगा, लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं कि सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब अगर आपने वो डेफिनेशन समझी, मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सवाल है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर मैंने किया।
अगर यहां पे मैंने सिंटेक्स एरर किया तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा क्या मुझे ये पार्शियली एग्जीक्यूट होगा या सिंपली ये मुझे टोटल एरर देगा? व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? आप ये पॉज करो वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इन दिस केस सिंस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। इस बेचारे को तो पता ही नहीं कि यहाँ पे एरर है, तो इस टाइम का, इस कोड का तो आउटपुट मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद मेरे पास सिंटेक्स एरर होगा। तो जावास्क्रिप्ट के केस में अगर कहीं पे भी एरर है, उसके ऊपर जितनी भी प्रोग्रामिंग लाइंस हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। बट ऑन दी सेम टाइम अगर आप सी प्रोग्रामिंग की बात करोगे, वहां पे किसी भी जगह पे एरर होगा, वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो होल एरर देगा। अब यहां पे समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। ऑफ कोर्स इस कोड को हम प्रोवाइड करेंगे किसको? जावास्क्रिप्ट इंजन को। तो जब हम जावास्क्रिप्ट इंजन के एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, हमेशा याद रखना उस एनवायरनमेंट में दो पार्ट्स होते हैं। एक जो हमने अभी समझा था, इसको हम एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कहते हैं बाय द वे। ये है मेरे पास एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, जिसको हमने समझा था कि ये वो पार्ट है मेरे पास इंजन का जहां पे कोड एग्जीक्यूट होता है एक एक करके। अब इसी एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है मेमोरी क्रिएशन, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल एनवायरनमेंट भी इसको हम कहते हैं। और दूसरा जो मेरा पार्ट है वो है मेरे पास कोड एग्जीक्यूशन। और इस कोड एग्जीक्यूशन में क्या होता है? मेरे पास सिंपली कोड एग्जीक्यूट होता है। अब सिंस जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जावास्क्रिप्ट इस तरीके से चलेगा, पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हो सकता है लेट्स सपोज जब मैंने इसको कोड दिया, इसने इसको 1 नैनो सेकंड में एग्जीक्यूट किया, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग लेट्स सपोज इट टेक्स 5 मिनट्स। तो इस कोड को ये एग्जीक्यूट करने के लिए 5 मिनट लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे मेरे पास जावास्क्रिप्ट इंजन है और अब वो एग्जीक्यूट करने चल रहा है। इसका मतलब अभी क्या है कि इसने अभी कोई भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं किया, बट अब करने वाला है। हमेशा याद रखना जब भी हम जावास्क्रिप्ट इंजन की बात करते हैं, बिफोर इट एग्जीक्यूट्स इट्स कोड, जब हमने रन किया तो बिफोर इट एग्जीक्यूट्स इट्स कोड ये काइंड ऑफ एक स्नैपशॉट लेता है एंटायर प्रोग्राम का, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शन डिक्लेरेशंस होती हैं उनके की वैल्यू पेयर ये यहां पे मेमोरी में पहले से ही स्टोर करता है। मतलब कि इसने अभी कोई लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके की वैल्यू पेयर ऑलरेडी इसके पास हैं। कौन कौन सा वेरिएबल यहां पे है? सबसे पहले है ए, उसके बाद कौन सा वेरिएबल है? आप बोलोगे टोटल, लेकिन टोटल इस प्रोग्राम का वेरिएबल नहीं है, बल्कि इस सम का वेरिएबल है, तो टोटल यहां पे नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद क्या वेरिएबल है? दूसरा है मेरे पास ऐड, दूसरा है मेरे पास ऐड। तो सबसे पहले इवन बिफोर इट एग्जीक्यूट्स इट्स कोड, इसके मेमोरी में, इसके इंजन में, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में जितने भी वेरिएबल्स यहां पे हैं ये उनके की वैल्यू पेयर्स पहले क्रिएट करके देता है। और याद रखना ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं दिस इज लिमिटेड टू वेर कीवर्ड, उसके बाद मैं लेट और कांस्टेंट पे भी आऊंगा। उसके बाद इस मेमोरी में सिर्फ ये वेरिएबल्स को नहीं रखता है, बल्कि ये फंक्शन डिक्लेरेशंस को भी प्रॉपर्ली रखता है। तो यहां पे कौन सा ऐसा की है जो एक फंक्शन है? तो यहां पे एक सम आएगा। क्या है? सम। अब यहां पे एक डिस्कशन हम कर सकते हैं, सर हमें समझ आ गया दैट जावास्क्रिप्ट इंजन इवन बिफोर इट एग्जीक्यूट्स इट्स कोड, ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर मेमोरी के अंदर जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं उनके कीज को क्रिएट करता है, लेकिन उनके सामने वैल्यूज क्या होंगे? उन ए के सामने थोड़ी 20 होगा, क्योंकि इसने तो अभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया, इसको पता ही नहीं इक्वल के बाद क्या है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी वेरिएबल के डिक्लेरेशंस हैं उनके अंदर ये अनडिफाइंड डालता है। अब ये अनडिफाइंड क्यों है इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो इस टाइम पे आप याद रखोगे कि जितने भी मेरे पास वेरिएबल डिक्लेरेशंस होंगे मेरे प्रोग्राम के अंदर यूजिंग वेर कीवर्ड रिमेंबर, तो उनकी कीज को तो ये क्रिएट करेगा। ए है मेरे पास, ऐड है मेरे पास, आप बोलोगे टोटल, लेकिन टोटल जो मेरे पास ये एग्जीक्यूशन, इसका हम कहते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, मतलब ये मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है। और ये टोटल मेन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ग्लोबल का पार्ट नहीं है, बल्कि सम का पार्ट है, तो टोटल यहां पे नहीं आएगा। तो जितने भी वेरिएबल डिक्लेरेशंस हैं, चाहे ए है, ऐड है, उनके सामने ये पहले से ही इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट्स कोड ये अनडिफाइंड डालेगा। उसके बाद मेरे पास एक और की है जिसका नाम है सम।
अब यहां पे सम के अंदर क्या डालेगा, हमेशा याद रखना जावास्क्रिप्ट इंजन इस एंटायर फंक्शन को उठाएगा, जो भी ये फंक्शन है इस फंक्शन के सारे कोड को यहां पे डालेगा एज इट इज। यहां पे इक्वल टू नहीं है तो इसको कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो डायरेक्टली स्नैपशॉट उठाता है इस प्रोग्राम का, इस फंक्शन का। इसीलिए मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था फंक्शंस डिस्कस करने के टाइम पे, दैट फंक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन जावास्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट्स कोड, जावास्क्रिप्ट मेमोरी के पास फंक्शन का ऑलरेडी कोड है। तो अभी तक मेरे पास इंजन यहां पे नहीं पहुंचा एग्जीक्यूट करते करते, नहीं, बट इवन यहां पे ही है, अभी अभी एग्जीक्यूशन करने जा रहा है, लेकिन इसके पास ऑलरेडी फंक्शन का कोड होता है। तो ये तो हो गया कोड एग्जीक्यूशन से पहले मेरे पास मेमोरी की कुछ ऐसे पिक्चर होती हैं। चलो इसी पिक्चर को देखते हैं मेरे पास जावास्क्रिप्ट इंजन में। तो मैं यहां पे जाता हूं ब्राउजर में और इसके अंदर मैं जाऊंगा नेटवर्क के अंदर, सॉरी सोर्सेज के अंदर, और इसी सोर्सेज के अंदर अगर आप देखोगे, लेट मी ट्राई टू जूम इट अ लिटिल बिट आउट, आप देखोगे अपनी फाइल और उसी फाइल में मेरे पास ये रहा मेरा कोड जिसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं अभी तक थ्योरेटिकली, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली। ऑन द सेम टाइम अगर आप इसी सोर्स टैब को देखोगे, राइट साइड से ना आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, लाइक स्कोप है मेरे पास, कॉल स्टैक है मेरे पास, ब्रेक पॉइंट्स है मेरे पास। अब ये क्या है इसको भी हम समझेंगे अभी कुछ टाइम में। इस वक्त जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो सिंस जावास्क्रिप्ट इंजन यहां पे है तो ये सारा का सारा कोड बहुत ही तेजी से एग्जीक्यूट करता है, इसलिए आपको ना स्कोप में कुछ दिख रहा है ना कॉल स्टैक में, और इसीलिए आपको सारा आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने सारा कोड एग्जीक्यूट किया। बट अब अगर मैं यहाँ पे इसको बताऊं, क्या मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, मतलब अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने की वजह से यहाँ पे एक ब्लू लाइन आ गई, मतलब आप यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट ऐड करो, तब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं करो जब तक मैं बोलूंगा। तो जब आपने इसमें ब्रेक पॉइंट ऐड किया, अब आप रिफ्रेश करो। तो जब मैंने रिफ्रेश किया ना, अभी अगर आप देखोगे स्कोप खाली था, कॉल स्टैक खाली था, लेकिन ऑन दी सेम टाइम जब मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऐड किया, पहले समझते हैं ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है, कि आप अभी इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करो जब तक न मैं बोलूंगा। तो अगर आपको कभी देखना होगा ना, डीबगिंग करनी होगी, एरर करना देखना होगा, तो आप ये ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर सकते हो VS कोड में भी, ब्राउजर में भी, अपने कोड पे, और लाइन बाय लाइन देखोगे कि एग्जीक्यूशन के साथ क्या होता है। तो वही ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ पे किया। अब अभी आपको मैंने बताया था इवन बिफोर इट एग्जीक्यूट्स इट्स कोड, ये मेमोरी में जितने भी की वैल्यू पेयर्स, वेरिएबल्स और फंक्शंस के अराउंड होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो यहां पे वो मेमोरी फेज क्या होता है, वो होता है स्कोप। तो वो स्कोप के अंदर अगर आप देखोगे एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ग्लोबल, और अगर आप इस ग्लोबल को ओपन करोगे काफी सारे की वैल्यू पेयर्स आपको इसमें दिखेंगे। अब ये की वैल्यू पेयर्स जितने भी हैं ये इस वेबसाइट के अराउंड है, लेकिन मैंने इस वेबसाइट पे अपने भी कुछ की वैल्यू पेयर्स क्रिएट किए थे, और अकॉर्डिंग टू दिस वो क्या है, a इज इक्वल टू अनडिफाइंड, एड इज इक्वल टू अनडिफाइंड, सम इज इक्वल टू फंक्शन। और अगर आप देखोगे इसी ग्लोबल के अंदर a है अनडिफाइंड, और उसके बाद मेरे पास दूसरा जो वेरिएबल है वो है सम, और अगर मैं सम पे जाऊंगा MNOPQR, सम के अंदर अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे एंटायर फंक्शन का कोड होगा, और यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे इसी सम को, यू कैन क्लियरली सी इसी सम के अंदर जितना भी मेरे पास कोड है वो सारा का सारा कोड इधर ही है। एग्जैक्टली एज आई सेड कि इस सम के अंदर मेरे पास जितना भी कोड, वहां पे तो एंटायर फंक्शन इज हियर। सो इट्स नॉट लाइक यहाँ पे अनडिफाइंड है, ए के सामने वेरिएबल डिक्लेरेशन के सामने अनडिफाइंड, बट ऑन द सेम टाइम अगर आप इस फंक्शन को देखोगे, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर सारा का सारा कोड एज इट इज है। उसके बाद तीसरा वेरिएबल मेरे पास ऐड है, तो यहाँ पे तीसरे वेरिएबल ऐड के पास जाते हैं, इफ यू लुक एट ऐड इज ऑल्सो अनडिफाइंड। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा दैट जावास्क्रिप्ट इंजन इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट्स कोड, ये ऑलरेडी उस एंटायर प्रोग्राम के अराउंड एक मेमोरी ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जिसके अंदर वेरिएबल जितने भी वैर कीवर्ड से डिक्लेयर होते हैं उनके अंदर अनडिफाइंड आता है, और जितने भी फंक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं उनके अंदर सारा का सारा फंक्शन कोड आता है। अब उसके बाद चलते हैं मेरे पास दूसरे स्टेप पे, क्योंकि मेमोरी क्रिएशन तो हो गया, अब चलते हैं कोड पे। तो कोड एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? कोड एग्जीक्यूशन ये है कि आप लाइन बाय लाइन इस कोड को आप एग्जीक्यूट करो, और याद रखना ये जो कोड एग्जीक्यूशन है ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि हम ग्लोबल पे भी चल रहे हैं। अब यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन जावास्क्रिप्ट इंजन इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही इसने इसको एग्जीक्यूट किया, इसको पता चला
कि ए के अंदर अनडिफाइंड नहीं है, 20 है। तो यहाँ पे ये इस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करेगा, इस वेरिएबल को बढ़ाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि ये अनडिफाइंड अपडेट हो जाएगा 20 से। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तब ए मेमोरी के अंदर A20 होगा, ऐड अभी भी अनडिफाइंड होगा, सम के अंदर फंक्शन होगा। उसके बाद ये इधर चलेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब देख रहा है console.log A, क्या देख रहा है console.log A। तो अब ये मेमोरी में बताएगा कि क्या ग्लोबल ऑब्जेक्ट में A है, हाँ सर A है, उसका वैल्यू क्या है 20, तो 20 ये प्रिंट करेगा कंसोल में। बहुत अच्छे। उसके बाद यहां पे मेरे पास जावास्क्रिप्ट इंजन है एंड वी ऑल नो फंक्शंस डू नॉट एग्जीक्यूट ऑन इट्स ओन अनलेस एंड अंटिल वी कॉल देम। तो यहां से लेकर यहां तक ये इस फंक्शन को इग्नोर करेगा। तो मेरे पास जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो सिंपली जंप करेगा यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद जावास्क्रिप्ट इंजन यहां पे पहुंचा, अब ये क्या करेगा, अब ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये चल रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है। जैसे यहां पे पहुंचा, जावास्क्रिप्ट इंजन को एक सिग्नल चली गई कि ये एक नॉर्मल कोड नहीं है बल्कि एक फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो। और हमेशा हमें पता है फंक्शन खुद से इंटरनली एक अलग प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम विद इन ए प्रोग्राम इज फंक्शन। तो जब इसने यहां पे सम फंक्शन को देखा तो इसने सम फंक्शन को कॉल किया। और ये सब कहां पे हो रहा है, आप याद रखना, ये जो मेरे पास ये कोड है ये सारा का सारा इस जगह पे हो रहा है। तो कोड एग्जीक्यूशन के अंदर ये लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, इसने देखा सम एग्जीक्यूशन, इसने देखा मैं प्रोग्राम के अंदर एक और प्रोग्राम को कॉल करूंगा, तो इस कोड एग्जीक्यूशन के अंदर एक और एग्जीक्यूशन कॉल हो जाएगी, लेकिन ये डेडिकेटेड होगी किसके लिए, सम के लिए। और जब हम एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट एक फंक्शन को डेडिकेट करते हैं, उस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को हम कहते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि मेरे पास एक ऑलरेडी एक बकेट था और उसके नीचे मेरे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट रन हो रहा था जिसमें वो अपना कोड एग्जीक्यूट, लेकिन इसी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, तो इसी ग्लोबल एग्जीक्यूशन के टॉप पे एक और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन गया जिसको हम कहते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है ये तब बना जब इसने इस सम को कॉल किया। अब जब ये एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर बना रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं इसके भी दो पार्ट्स होंगे, जो एक होगा मेमोरी और दूसरा मेरे पास होगा कोड एग्जीक्यूशन। ऑफ कोर्स सिंस इट्स एन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट हर किसी प्रोग्राम का सेम होता है, डज नॉट मैटर कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है या फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। और ये कब हो रहा है, ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट किसके अंदर क्रिएट हो रहा है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर। तो मेरे पास जब ये फंक्शन कॉल हुआ, ये हुआ था इस कोड एग्जीक्यूशन के अंदर, इसी कोड एग्जीक्यूशन के अंदर मेरे पास एक और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन गया था जो है फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। और अब ये क्या करेगा, अब ये दो पार्ट्स में उस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को डिवाइड करेगा, और वो क्या क्या है, मेमोरी और कोड। इस मेमोरी में क्या करेगा, अब मेरे पास जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसका कंट्रोल कहां पे चला गया, इस फंक्शन के अंदर। तो मेरे पास अब एग्जीक्यूटर यहां पे, इसने अभी कोई एग्जीक्यूट लाइन नहीं की है, ये अब इसके अंदर जा रहा है, मतलब अब इसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बना रहा है। तो इन दिस केस एज वेल, इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ कोड, ये इसका मेमोरी पहले क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर वेरिएबल्स देखेगा, फंक्शंस देखेगा। तो कौन कौन सा वेरिएबल है, पहले है a, फिर है b और फिर है मेरे पास टोटल। अब a के अंदर क्या है, ऑफ कोर्स 4 थोड़ी अनडिफाइंड है, क्योंकि जब मैंने इसको कॉल किया तो उसी टाइम मैंने उसको वैल्यूज पास किए, तो a तो 4 बन गया, b मेरे पास 5 है, लेकिन टोटल क्या है, टोटल अनडिफाइंड है। क्यों है टोटल अनडिफाइंड, क्योंकि अभी इसने कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं की है, अभी ये मेमोरी इसका क्रिएट कर रहा है। अब जब मेमोरी क्रिएट की, अब ये इतने सारे कोड को उठाएगा और इस कोड को कहां पे डालेगा, इस कोड एग्जीक्यूशन के अंदर, और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अब ये इस लाइन को उठा रहा है और इसने इसको एग्जीक्यूट किया। क्या है कोड, where total is equals to a plus b। इसका मतलब क्या है कि टोटल के अंदर जाओ, उसके अंदर देखो मेमोरी में a में क्या है, b में क्या है, अगर वहां पे वैल्यूज हैं तो उनको टोटल करो और यहां पे डालो। तो जब ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करके खत्म करेगा, इसका मतलब क्या है कि ये इस अनडिफाइंड को 9 अपडेट करेगा और उसके बाद यहां पे चलेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहां पे हमें समझना है कि रिटर्न का मतलब क्या है। देखो रिटर्न का मतलब क्या है, हमने
इस स्टैक के अंदर, इस बकेट के अंदर, मैं इसको स्टैक अभी नहीं कॉल करूंगा, मैं इसको बताऊंगा बकेट। हमारे पास जो सबसे पहला कंट्रोल था वो था ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर, जिसमें मेरे पास ये बिंदास तरीके से कोड को एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन सडनली एक फंक्शन की एग्जीक्यूशन आ गई और उसकी वजह से मेरे पास कंट्रोल यहां पे चला गया। वेरी गुड। अब जब कंट्रोल यहां पे चला गया, इसके अंदर जितना भी फंक्शन का कोड है वो सारा एग्जीक्यूट हो गया। तो जब वो एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद क्या करना है, जहां से इस फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को कंट्रोल मिला था वहां पे रिटर्न इसका कंट्रोल देना है ना। तो इसीलिए मेरे पास रिटर्न होता है कि जहां से इस फंक्शन को कॉल किया उस मेरे इंजन को वहां का कंट्रोल वापस दे दो, और उसके साथ साथ ये रहा आपका वैल्यू। तो ये रिश्वत है आपके लिए कि उसको कंट्रोल वापस दे दो और वहां से फिर से एग्जीक्यूशन करो स्टार्ट, लेकिन उसको ये वैल्यू देना वापस। तो ये रिटर्न टू दी एग्जीक्यूशन, जहां से इसको कंट्रोल मिला था, और ये रहा उसका वैल्यू। तो यहां से क्या होगा, जब इसने ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट की, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट की, उसके बाद इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल है ये उसको वापस दे दो जहां से मेरे पास कंट्रोल आया था। और उसके साथ साथ याद रखना, रिटर्न का मतलब ये होता है कि मैंने इस फंक्शन का जो काम था वो खत्म कर दिया, अब इस फंक्शन का कोई काम नहीं है। तो उसी के साथ साथ ये क्या करेगा, इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को रिमूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम हो गया, जो इसको रिटर्न करना था, प्रिंट करना था, वो उसने कर दिया। तो अब यहां पे क्या होगा, जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के टॉप पे एक और फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन गया था, तो ये उसको रिमूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास इस पूरी कोड का एग्जीक्यूशन हो गया है, तो अब मेरे पास कंट्रोल इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन के कोड एग्जीक्यूशन में वापस आ गया है। तो अब ये क्या करेगा, इसने रिटर्न वैल्यू किया 9, तो ये अनडिफाइंड अपडेट होगा और इसमें जाएगा 9, और उसके बाद ये वाली कोड लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसमें कंसोल मुझे करना है ऐड। तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में जाओ और वहां पे ऐड को कॉल करो, तो ऐड के अंदर 9 है, ये 9 प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से मेरे पास जावास्क्रिप्ट इंजन कोड को एग्जीक्यूट करता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन के कंटेक्स्ट के ऊपर, फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, और उसके बाद रिटर्न, और फिर एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट से डिलीट करता है। अब जब इसने ये एग्जीक्यूट किया उसके बाद क्या कोई प्रोग्राम लाइन है? नहीं। तो इसने इस प्रोग्राम को भी कंप्लीट किया, तो उसके बाद क्या करेगा, ये इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को भी रिमूव करेगा। और जो मेरे पास यहाँ पे बकेट है, इस बकेट से तो ऑलरेडी इसने फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को रिमूव कर ही लिया था, अब ये इस बकेट के अंदर इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को भी रिमूव करेगा, मतलब इसकी मेमोरी भी डंप करेगा और इसके अंदर जो भी था वो डंप करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे एंटायर प्रोग्राम का जो कोड चाहिए था वो सारा का सारा कोड मुझे मिल गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसी को हम यहाँ पे समझते हैं, इस पूरे के पूरे एग्जीक्यूशन को यहाँ पे समझते हैं मेरे पास। तो मैं नए से एक ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ, और चलो मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। पहले तो जब सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया आप देखोगे वही बकेट जो कॉल स्टैक है, बकेट जो मैंने बनाया था वो एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि कॉल स्टैक है। और कॉल स्टैक एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसा स्टैक है जो फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है और लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है, जो सिंपली मेरे पास इन्हीं एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट और कंट्रोल को डिसाइड करता है। और जहां पे भी जिस भी जगह पे मेरे पास इस वक्त कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो कॉल स्टैक में टॉप पे होगा। तो ये सिंपली एक स्टैक है जहां पे मैं एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट देखता हूँ। इसी चीज को हम थोड़ी देर में समझेंगे, पहले हम मेमोरी पर्सपेक्टिव से अपने इस कोड को देखेंगे। सो आई विल सिंपली पुट अ ब्रेक पॉइंट हियर और मैं रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने का मतलब क्या है कि अब यहां से एग्जीक्यूट करो, जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ये है नेक्स्ट, मतलब इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो। यहां पे जब ब्रेक पॉइंट है तो इसका मतलब है कि अभी कोई भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुई है। हम ग्लोबल मेमोरी के अंदर देखेंगे ए है अनडिफाइंड, ऐड है अनडिफाइंड, और उसके साथ साथ मेरा जो सम वेरिएबल है कहां पे है, ये रहा, उसके अंदर मेरे पास जो फंक्शन का कोड है वही है, बिंदास जैसे था मेमोरी में। अब मैं यहां पे चलूंगा, मैं करूंगा नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट होगा इसका मतलब क्या है, इसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, बस ये है जावास्क्रिप्ट कि एक ही लाइन एक टाइम पे। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसको पता चला कि ए के अंदर 20 है, तो आप देखोगे ए 20 है, ऐड अभी भी अनडिफाइंड है। उसके बाद मैं करूंगा नेक्स्ट, तो यहां से इसने डायरेक्टली यहां पे जंप किया। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फंक्शन होती है वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक ना आप उसको इन्वोक करोगे। अब जब इसने इसको इन्वोक किया इसका मतलब क्या है कि ऐड के अंदर सम फंक्शन को कॉल करके वैल्यू डालो। तो जब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, ये इस लाइन पे चला गया, आप देखोगे ऐड के अंदर 9 है।
तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऐड करूंगा तो उसके साथ साथ ये प्रिंट हो जाएगा एंड यू कैन क्लियरली सी कंसोल में 20 और 9 आ गया। अब आप बोलोगे सर आपने अभी बताया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के ऊपर फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट आ रहा है, मुझे वो भी दिखाओ। चलो वो भी देखते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट नए से ऐड करता हूँ एंड आई विल सिंपली रिफ्रेश द पेज। स्कोप को तो हमने समझा, मेमोरी को हमने समझा, लेकिन कॉल स्टैक को देखते हैं। कॉल स्टैक के अंदर अगर आप देखोगे ना, एक ही फंक्शन है अभी जिसका नाम है एनोनिमस। तो ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है वो इस वक्त कॉल स्टैक के अंदर है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अपने कंट्रोलर को इसके अंदर लूंगा। किसके अंदर? इस फंक्शन के अंदर। मतलब कि मेरे पास ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, मतलब कि जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको लाओ। तो अब अगर मैं यहां पे इसी फंक्शन को रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे मेरे पास दो चीजें हैं। एक है ग्लोबल मेमोरी के अलावा लोकल मेमोरी। अगर आपको याद होगा मैंने यहां पे एक मेमोरी बनाई थी इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट की, तो वो है लोकल मेमोरी। और उस लोकल मेमोरी में मैंने आपको क्या बताया था, ए होगा 4, बी होगा 5, टोटल होगा अनडिफाइंड, वही तो है। उसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि कॉल स्टैक उस बकेट के अंदर सबसे नीचे होगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, उसके ऊपर होगा फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट और वहां पे कंट्रोल होगा। तो आप देखोगे मेरे पास जो कॉल स्टैक है वहां पे एनोनिमस है पहले सबसे नीचे, मतलब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। उसके ऊपर मेरे पास सम है और राइट नाउ जो मेरा कंट्रोल है वो सम पे है। तो जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे स्कोप के अंदर लोकल, लोकल मतलब उस फंक्शन का लोकल, लोकल मतलब उस फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट की मेमोरी, उसके अंदर टोटल 9 हुआ और अभी भी मेरे पास कंट्रोल सम के अंदर है। जब मैं नेक्स्ट करूंगा, मैं इसको बता रहा हूं अब इस फंक्शन से बाहर निकलो, तो जब ये बाहर निकलेगा मतलब रिटर्न करेगा। तो जब इसने रिटर्न किया, आप देखोगे फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट खत्म हो गया, कहां पे? कॉल स्टैक में। और मेरे पास जो कंट्रोल है वो वापस आ गया एनोनिमस पे। आई होप आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट अपने कोड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है और मेरे पास जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है इसका मतलब क्या है। तो हमने समझा कि हमारे पास दो एग्जीक्यूशन के फेजेस होते हैं। एक होता है मेमोरी क्रिएशन फेज जिसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस एलोकेटेड होते हैं इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग कोड, और दूसरा मेरे पास है कोड एग्जीक्यूशन फेज जिसमें कोड होता है एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन। और मैंने आपको कॉल स्टैक भी बताया, ये सिंपली एक ऐसा स्टैक है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर पे काम करता है। अब आप बोलोगे सर वो क्या मतलब है? देखो मेरे पास एक मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर होता है जो है कॉल स्टैक। आप समझो ये एक बकेट है, इसमें मैं बुक्स डाल रहा हूं। ये मेरे पास पहली बुक है, ये मेरे पास दूसरी बुक है, तीसरी बुक है, फोर्थ बुक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉल स्टैक से जो सबसे नीचे बुक है इसको निकालो। क्या आप निकाल पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे, इसको निकालने के लिए पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे पहले इन हुई, फर्स्ट इन, वो सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट में आउट हो जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि जो सबसे लास्ट में आई, लास्ट इन, वो सबसे पहले आउट होगी। तो इसको हम कहते हैं लीफो डेटा स्ट्रक्चर और फिलो डेटा स्ट्रक्चर। तो ये एक स्टैक होता है और जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर एक कॉल स्टैक होता है जो इसी प्रिंसिपल के अराउंड काम करता है। अब इसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा ना और बेटर तरीके से समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूं, इसको प्रॉपरली समझते हैं। इस फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूं, ठीक है ना। फंक्शन के अंदर नेस्टेड फंक्शन ऑफ कोर्स कर सकते हैं हम। इस फंक्शन को पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे सेशन 2 में वापस जाता हूँ, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर जाते हैं। मेरे पास लेट सपोज एक फंक्शन है, ठीक है ना। इस फंक्शन का नाम है ग्रीड, ठीक है ना। अब इस ग्रीड के अंदर मेरे पास एक, चलो मैं इसमें लिखता हूं where a इज इक्वल्स टू अदफर, ठीक है ना। और उसके बाद इसी अदफर को रिटर्न कराता हूं, आई मीन a को रिटर्न कर रहा हूं बहुत अच्छे से। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा कंसोल डॉट लॉग, सॉरी लेट मी नॉट डू कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे करूंगा काम ग्रीड को कॉल करूंगा। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बताएंगे कि अदफर प्रिंट होगा, नहीं, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बाकी सारे कोड को कमेंट करता हूँ, सो लेट मी सिंपली ट्राई टू कमेंट एवरीथिंग हियर, और मैं इस चीज को अनकमेंट करता हूँ, तो आप देखोगे इस कोड के अंदर जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा कुछ भी नहीं होगा। हमेशा याद रखना, जब भी आप एक फंक्शन को डिफाइन करते हो, वो जो भी रिटर्न करता है ना, आपको उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो where x इज इक्वल्स टू ग्रीड, और अब अगर मैं x को प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग x, तब जाके ये जो फंक्शन रिटर्न करती हैं वो इसमें स्टोर होगा और प्रिंट करेगा।
तो ये होता है कि रिटर्न को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस डायरेक्टली करो console.log अपनी ग्रीट फंक्शन को, तो इससे भी जो फंक्शन रिटर्न करती हैं वो आपको प्रिंट करके मिलेगा। तो अदफर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे आपको कंसेप्ट पढ़ाना है नेस्टेड फंक्शंस का। देखो फंक्शन है मेरे पास ऑलरेडी ग्रीट, इसके अंदर मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ जिसका नाम होगा हेलो, और इसके अंदर मैं इसको बताऊंगा आप एक काम करो where x इज इक्वल टू लेट्स से मॉर्निंग, ठीक है ना। अब इसी को मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा, रिटर्न x। अब आप बोलोगे सर मेरे पास ये हेलो है एक फंक्शन ग्रीट के अंदर, तो क्या मैं इसको यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ इफ आई सिंपली से console.log हेलो। तो जब मैंने इसको कॉल किया इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में जाओ, क्योंकि मैं कोड ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में लिख रहा हूँ। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में जाओ और वहां पे उस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में हेलो फंक्शन का एक वेरिएबल देखो, उसको एग्जीक्यूट करो, नॉट वेरिएबल बट एंटिटी। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सिंस ग्लोबल एग्जीक्यूशन में है ही नहीं तो एरर देगा। बट ये किस एग्जीक्यूशन में है, ये है एग्जीक्यूशन ऑफ ग्रीट में। तो मैं हेलो को यहाँ पे कॉल नहीं कर सकता हूँ, इसको मुझे डेफिनेटली यहाँ पे ही कॉल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो मैं इस हेलो को, सिंस इट इज पार्ट ऑफ ग्रीट, तो मुझे इस हेलो को ग्रीट के अंदर ही कॉल करना होगा। तो अब अगर मैं इस वाली चीज को फिर ग्रीट को कॉल करूंगा तो ओनली एंड ओनली देन यू कैन क्लियरली सी मॉर्निंग भी आ गया, अदफर भी आ गया। ये है नेस्टेड फंक्शंस की। फंक्शंस जो फंक्शंस के अंदर होंगे वो उसी फंक्शंस का के स्कोप के एनवायरनमेंट में होगी, उसके बाहर नहीं। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं इसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा थ्राइस, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा जिसका नाम है x, आई मीन पैरामीटर को। उसके बाद मैं करूंगा 3 यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन जिसके अंदर मैं लिखूंगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, ओके, और x प्लस, लेट्स डू दी एडिशन, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव, x प्लस एक्स प्लस एक्स, और फाइनली आई विल सिंपली से रिटर्न 3 लाइक दिस। तो मैंने इस सम के अंदर एक फंक्शन डिफाइन की थ्राइस, उसको पास किया आर्गुमेंट x, और ये मुझे सिंपली उसी x वेरिएबल को 3 टाइम्स ऐड कर रहा है और उसको रिटर्न करेगा। अब अगर मुझे इस थ्राइस को कॉल करना है, कहां पे करूंगा, ऑफ कोर्स इसी सम के अंदर, मैं सम के बाहर नहीं कर पाऊंगा। सो लेट मी सिंपली गो एंड कॉल इट। एक और चीज मुझे देखना है 3 क्या है, तो ये एक रिटर्न है तो इसको एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा। सो आई विल सिंपली गो क्रिएट ए वेरिएबल ट्रिपल, और उसके अंदर मैं सिंपली करूंगा कॉल अपनी थ्राइस को, और मैं दूंगा यहाँ पे 5, एंड देन ऑल्सो आई विल सिंपली गो एंड इम्प्लीमेंट var ट्रिपल। अब मुझे आप इस वीडियो को पॉज करोगे, अगर आप इसको अच्छे से, इस वीडियो को सीरियसली पढ़ रहे हो, मुझे आप बताओ इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा और किस ऑर्डर में होगा। पॉज करो 2 सेकंड 3 सेकंड और कमेंट करो पहले कि इस जो कोड मैंने ऊपर से लेकर जावास्क्रिप्ट का लिखा, इसका आउटपुट क्या होगा। आप में से सारे सही बताएंगे, बट मुझे प्रॉपर ऑर्डर से चाहिए। अब इसी को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम अपने अंडरस्टैंडिंग जो हमने अभी समझा उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे देखेंगे कि इसका आउटपुट किस ऑर्डर में होगा। सो लेट मी सिंपली कट दिस कोड और मैं इसको न्यू पेज पे ऐड करूंगा। बहुत अच्छे, समझना, ध्यान रखना यहाँ पे कि क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज, मेरा जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो यहाँ पे पहुंचेगा। इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे मेरे पास एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट करेगा जिसका नाम है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, या एनोनिमस आप कॉल स्टैक में रख सकते हो। अब जब इसने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट किया मेन प्रोग्राम के अराउंड, तो इसके 2 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला पार्ट क्या होगा, इसका मेमोरी, बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा मेरे पास होगा कोड एग्जीक्यूशन, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे, परफेक्ट। अब उसके बाद मेमोरी में इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड, जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं ये उनके की वैल्यू पेयर्स क्रिएट करेगा। तो यहां पे आएगा सबसे पहला वेरिएबल a, उसके बाद आएगा दूसरी एंटिटी सम। क्या थ्राइस यहाँ पे आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि सम एग्जीक्यूशन का पार्ट है। क्या टोटल आएगा, नहीं, ये सम का पार्ट है। क्या मेरे पास ट्रिपल आएगा, नहीं, ये सम का पार्ट है। उसके बाद एक ही वेरिएबल बचता है जो है ऐड। जितने भी वैर कीवर्ड के वेरिएबल है उनमें आएगा क्या, अनडिफाइंड। जो ऐड है उसमें भी आएगा अनडिफाइंड। और जो सम है इसके अंदर जितना भी फंक्शन का कोड है ऊपर से लेकर नीचे तक सारा का सारा फंक्शन कोड आएगा। ये तो हो गया मेरे पास मेमोरी क्रिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम।
अब उसके बाद क्या होगा, ये सारे के सारे कोड को उठाएगा और यहां पे लाएगा और सिंपली कोड को एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन। सो लेट्स डू दैट। लेट्स सपोज इसने यहाँ पे इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, तो उससे होगा क्या, ये जो अनडिफाइंड ए में है ये अपडेट हो जाएगा 20 से। बहुत अच्छे। उसके बाद जब ही इसको एग्जीक्यूट करेगा console.log a, इसका मतलब मेमोरी में जाओ, देखो ए की उसके सामने जो वैल्यू है वो दे दो, तो कंसोल में जो सबसे पहला आउटपुट आएगा दैट विल बी 20। उसके बाद हमें पता है जब ये फंक्शन को देखता है तो जितना भी फंक्शन का कोड है यहां से लेकर यहां तक ये वहां पे जंप करेगा, इग्नोर करेगा इसकी एग्जीक्यूशन को। बहुत अच्छे। उसके बाद मेरा जो इंजन है वो यहाँ पे और ये इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही इसने देखा कि ये एक फंक्शन है, प्रोग्राम के अंदर एक और प्रोग्राम, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इसको चाहिए, एक एक्स्ट्रा केयर। तो इस कोड एग्जीक्यूशन जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का पार्ट है, इसके अंदर ये एक और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनाएगा जो होगा डेडिकेटेड एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, लेकिन किसका, सम का। अब जब इसने कंट्रोल इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को दिया तो इस टाइम पे मेरे पास जो कॉल स्टैक है उसकी कुछ इस तरीके से पिक्चर होगी। मेरे पास है एनोनिमस, उसके ऊपर है मेरे पास सम और मेरे पास कंट्रोल उसके अंदर है। बहुत अच्छे। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे सिंपली इसके भी दो पार्ट्स होंगे। सबसे पहला मेरे पास होगा मेमोरी, उसके बाद इसका अपना कोड एग्जीक्यूशन। बहुत अच्छे से। अब उसके बाद क्या होगा, मेमोरी में वेरिएबल्स। तो सबसे पहले है a कॉमा बी, तो a और b में तो वैल्यूज डायरेक्टली होंगे, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूशन कॉल करने के टाइम पे ही इसने वैल्यूज को पास किया। परफेक्ट। उसके बाद कौन कौन सा की वैल्यू पेयर इस टोटल फंक्शन में आएगा, सबसे पहला मेरे पास है टोटल जो कि एक वैर कीवर्ड है जो अनडिफाइंड आएगा। उसके बाद मेरे पास थ्राइस एक फंक्शन है, हमें पता है ये एक फंक्शन है तो इसके सामने जो फंक्शन का कोड है वो सारा का सारा आएगा। उसके बाद मेरे पास एक वेरिएबल है जो है ट्रिपल, तो इसके सामने बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड आएगा और उसके बाद कोई और वेरिएबल फंक्शन नहीं है, तो इस तरीके से होगा। अब ये जो मेरे पास कोड है यहां से लेकर यहां तक, ये इस कोड को उठाएगा और एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, तो टोटल क्या है, a प्लस बी 4,5, तो मेरे पास अनडिफाइंड अपडेट हो जाएगा 9 से। हो गया। उसके बाद इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में यहां से लेकर यहां तक एक फंक्शन है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको सिंपली इग्नोर करेगा, जैसे करता है काम वैसे ही काम करेगा। उसके बाद ये इस वेरिएबल पे जाएगा, तो जब ये इस वेरिएबल पे चला गया इसने इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और यहां पे ये फिर से देखा, अरे यहां तो फिर से फंक्शन है, तो एक और फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट आ गया, लेकिन ये किस में आएगा, ये सम के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब है इस कोड एग्जीक्यूशन में एक और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनेगा ऑन टॉप ऑफ इट। मतलब मेरे पास कंट्रोल सम पे था, लेकिन इसी सम के अंदर इसके ऊपर एक और फंक्शन आ गया जिसका नाम है थ्राइस, और उसके पास मेरे पास अब कंट्रोल हो गया। तो जब इसने इसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनाया तो उसके भी दो पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहला मेरे पास होगा मेमोरी पार्ट और उसके बाद इसका कोड एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। तो जब इसने इस फंक्शन को कॉल किया, एक्स वेरिएबल जो है उसका वैल्यू तो ये डायरेक्टली पास करेगा। उसके बाद क्या कोई और है, तो मेरे पास 3 है, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये अनडिफाइंड रखेगा, क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल है वैर कीवर्ड के साथ। तो हो गया मेमोरी क्रिएशन। अब इस फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर अब ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, कहां से लेकर कहां तक, तो ये इस कोड को उठाएगा और इसको यहां पे डालेगा। तो जब ये इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, where 3 is equal to x plus x plus x, you can clearly see x इसके पास ऑलरेडी 5 है, तो 5 plus 5 plus 5 is 15, तो ये इसको अपडेट करेगा 15 से। उसके बाद मेरे पास रिटर्न है। रिटर्न का मतलब क्या है कि इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को जहां से कंट्रोल मिला था वहां पे मेरे पास कंट्रोल वापस ले जाओ और उसको ये वैल्यू दे दो। तो इसको कहां से कंट्रोल मिला था, इस लाइन ऑफ कोड से, तो इस ट्रिपल पे वापस कंट्रोल ले जाओ और इस ट्रिपल के अंदर 3 को स्टोर करो। तो मेरे पास जो ट्रिपल वेरिएबल है उसके अंदर वापस 15 ले जाओ और रिटर्न करो। मतलब अब इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का कोई काम नहीं, तो ये डिलीट हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो कॉल स्टैक के अंदर इसके पास कंट्रोल था वो रिमूव हो गया, अब मेरे पास कंट्रोल इसके अंदर है। आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद ये सिंपली चलेगा, इसने इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया, यहां पे ट्रिपल के अंदर 15 इसने डाला।
अब अभी भी मेरे पास ऐड अनडिफाइंड है, लेकिन ट्रिपल में 15 आ गया। अब ये कंसोल डॉट लॉग 15 करेगा, तो 20 के बाद आउटपुट में 15 चला जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे अब कंट्रोल इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर है दूसरे, तो यहां पे रिटर्न टोटल, लेकिन रिटर्न कहां पे, जहां पे इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को कंट्रोल मिला था, और वो कहां पे मिला था, इस लाइन ऑफ कोड की वजह से। तो इसको टोटल वापस करो, तो टोटल क्या है मेरे पास, सिंपली 9। तो 9 मुझे ऐड में स्टोर करो, तो जैसे ये 9 ऐड में स्टोर करेगा तो अनडिफाइंड के अंदर, सॉरी ऐड के अंदर 9 आएगा, उसके साथ साथ ये इसको रिमूव करेगा, तो ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट खत्म हो गया। फिर मेरे पास ये इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तो कंसोल डॉट लॉग ऐड के अंदर क्या आया मेरे पास, 9। तो 20 15 9 इस तरीके का एग्जीक्यूशन होगा। अब उसके बाद कोई लाइन ऑफ कोड नहीं है, तो ये इसके एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को डिलीट करेगा। मतलब सबसे पहली चीज मेरे पास कॉल स्टैक के अंदर एनोनिमस था, मतलब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, उसके बाद सम आ गया, उसके बाद मेरे पास थ्राइस आ गया। तो थ्राइस से इसने रिटर्न किया, तो थ्राइस को रिमूव किया, कंट्रोल मेरे पास वापस यहां पे चला गया। फिर सम के अंदर रिटर्न किया, तो इसका कंट्रोल वापस लिया, एनोनिमस पे लिया। जब एनोनिमस भी खत्म हो गया, मेरे पास कॉल स्टैक एम्प्टी रह गया। तो ये है एग्जीक्यूशन किसका, इस प्रोग्राम का। तो चलो इसी प्रोग्राम को हम समझते हैं मेरे पास ब्राउजर में। हम इसको देखेंगे इस पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले मैं अपना कंट्रोल दूंगा थ्राइस फंक्शन पे। तो जब मैंने अपना कंट्रोल थ्राइस के अंदर दिया, इसका मतलब है मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूं थ्राइस फंक्शन में, मुझे उसका एग्जीक्यूशन देखना है। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे दो चीजें। सबसे पहले कॉल स्टैक के अंदर सबसे नीचे है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, उसके ऊपर है सम, उसके ऊपर है थ्राइस, और थ्राइस में मेरा कंट्रोल है। और उसके साथ साथ थ्राइस की जो लोकल मेमोरी है 3 अनडिफाइंड है, x इज इक्वल टू 5। एंड क्लियरली सी मैंने वही किया था, x इज इक्वल टू 5, 3 को अनडिफाइंड रखा था। उसके बाद जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, 3 अपडेट हो गया 15 से, और उसके बाद जब मैं रिटर्न करूंगा, अभी भी देखोगे थ्राइस के अंदर कंट्रोल है, तो जब मैं रिटर्न करूंगा तो इसने इस पूरी लाइन को एग्जीक्यूट किया। ट्रिपल के अंदर मेरे पास 15 आ गया, लेकिन कॉल स्टैक के अंदर सम के अंदर मेरे पास कंट्रोल आ गया। और जब मैं इस सम से भी बाहर निकलूंगा, मेरे पास एनोनिमस के अंदर कंट्रोल चला जाएगा। और जब मैं इस पूरे के पूरे कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे कॉल स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, मेमोरी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसने सारा का सारा डंप कर दिया। क्यों? क्योंकि कोड का एग्जीक्यूशन हो गया और मेरे पास कंसोल के अंदर 20 15 9 आ गया, जिस ऑर्डर में मैंने आपको यहां पे बताया था। तो ये है जावास्क्रिप्ट अंडर द हुड। इंजन इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, जब हम सिंक्रोनस की बात करते हैं एज ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां पे मेरे पास एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था एक बार, कि आपके पास कुछ इस तरीके से कोड है, फंक्शन ए, और इसके अंदर एक कोड है जो भी, और ये रिटर्न कर रहा है फाइनली कुछ, ठीक है ना, जो भी इसको रिटर्न करना है। फिर मेरे पास है फंक्शन बी, और ये भी कुछ रिटर्न कर रहा है, वट एवर इट्स रिटर्निंग। फिर मेरे पास है फंक्शन सी, ठीक है ना, और ये भी कुछ रिटर्न कर रहा है। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, फिर करूंगा बी को कॉल, फिर करूंगा सी को कॉल, मुझे आप बताओ जब मेरा कंट्रोल इसके पास होगा सी फंक्शन के अंदर, तो उस टाइम पे एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा? क्या मेरे पास उस टाइम पे एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का कुछ इस तरीके से होगा, पहले आ गया एनोनिमस, फिर उसके बाद होगा ए, फिर उसके बाद होगा बी, फिर उसके बाद होगा सी, और कंट्रोल सी के पास, क्या इस तरीके से होगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसको समझते हैं। मेरा जावास्क्रिप्ट इंजन यहां से लेकर यहां तक इग्नोर करेगा क्योंकि फंक्शंस हैं, फिर ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जब इसने इसको एग्जीक्यूट किया, इसके अंदर कंट्रोल चला गया, तो उस टाइम पे मेरे पास जो कॉल स्टैक है वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे नीचे है एनोनिमस, उसके ऊपर है ए, और ए पे कंट्रोल है। तो ये अंदर से जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे इसने रिटर्न किया, तो इसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट रिमूव हो जाएगा और मेरे पास कंट्रोल एनोनिमस पे आ जाएगा। फिर मेरे पास जब बी है, तो बी के अंदर जब ये चला गया, तो एनोनिमस के ऊपर बी आ जाएगा, तो इसके अंदर जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। जब इसने रिटर्न किया, तो बी डिलीट हो जाएगा और उसके बाद कंट्रोल ए पे चला जाएगा, आई मीन एनोनिमस पे चला जाएगा। फिर जब सी कॉल होगा, तो सी के अंदर जब ये चला जाएगा, कॉल स्टैक के ऊपर सी के पास कंट्रोल होगा। हमेशा याद रखना, जब भी कॉल स्टैक की पिक्चर इस तरीके से होगी, इसका मतलब ये है कि एनोनिमस के पास एक फंक्शन है ए, उसके अंदर नेस्टेड बी है, उसके अंदर नेस्टेड सी है,
और कंट्रोल अभी सी के पास है, मतलब सी एग्जीक्यूशन कॉल हो रही है। So this is how JavaScript executes its synchronous code। अब हम चलते हैं इसी एग्जीक्यूशन के रिलेटेड काफी सारे अच्छे कंसेप्ट्स पे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट है होइस्टिंग का, जो कि इंटरव्यूज में काफी ज्यादा पूछा जाता है। होइस्टिंग जो कंसेप्ट है ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यूज है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन लिखी है, बट मैं आप सबसे ना एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा बिफोर आई गो टू दिस डेफिनेशन। लेट सपोज मेरे पास, मैं इस फाइल को क्लोज करता हूं एंड लेट मी सिंपली गो क्रिएट अनदर फाइल विद द नेम ऑफ hoisting.js। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा var a इज इक्वल टू 10, बहुत अच्छी। console.log करूंगा 10, बहुत अच्छी। उसके बाद मैं करूंगा डिफाइन फंक्शन एक, उस फंक्शन का नाम रखूंगा greet इस तरीके से, एंड देन आई विल सिंपली गो एंड लेट सपोज आई विल सिंपली से console.log गुड मॉर्निंग, कुछ इस तरीके से। एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गो हियर, और मैं इस लोकेशन पे अपने इसी ग्रीट को कॉल करूंगा। सिंस मैं यहाँ पे रिटर्न ही कंसोल कर रहा हूं तो मुझे डायरेक्टली कॉल करूंगा, चल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट। बट आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर। सिंस वी अंडरस्टूड कि जावास्क्रिप्ट अपने कोड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ कंसोलिंग माई ए ओवर हियर, मैं अपने ए को कंसोल यहां पे करूंगा, तो क्या होगा? अगर मैं अपने ए को यहां पे कंसोल करूंगा, लेट मी नॉट टॉक अबाउट ग्रीट फंक्शन एज ऑफ नाउ, तो क्या मुझे ए, व्हाई वाज आई प्रिंटिंग 10 बाय द वे, लेट मी प्रिंट ए। तो अगर मैं यहां पे ए को प्रिंट करूंगा बिफोर वी डिक्लेयर दिस वेरिएबल, व्हाट विल हैपन? नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओवर देयर से सर यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले ये console.log ए को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद डिक्लेयर। तो जब ये सबसे पहले ए को कॉल करेगा, उसको तो पता ही नहीं है ए डिक्लेयर हो गया है, तो ये एरर देगा। बट दैट्स नॉट हाउ इट गोज। मैंने आपको अभी बोला इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड, मतलब इसने अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया होगा, मेमोरी पहले क्रिएट कर देता है। तो मेमोरी में सबसे पहले क्या होगा? मेमोरी में मेरे पास ए होगा जो अनडिफाइंड होगा। मैंने थोड़ी बोला कि इसको यहाँ पे 10 प्रिंट करो, मैं इसको बता रहा हूं जब ये कॉल होगा उस टाइम पे मेमोरी में जाओ और वहां पे देखो ए का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूंगा तो जब ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है ए अनडिफाइंड है, और वही आपको यहाँ पे भी दिखेगा। मतलब जावास्क्रिप्ट इस चीज को हमें अलाउ करता है कि हम वैर कीवर्ड से कहीं पे भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो और उसके बाद कहीं पे भी उसको एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर पहले एक्सेस करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, एरर नहीं आएगा। उसके साथ साथ अब अगर मैं आपको सवाल पूछूं, मेरे पास ये फंक्शन यहाँ पे है, इसको मैं बाद में कॉल कर रहा हूँ, मेक सेंस, बट व्हाट इफ आई एंड अप कॉलिंग इट बिफोर? तो फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले अगर मैं इसको कॉल करूं, व्हाट विल बी द आउटपुट? हमें पता है इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड ओवर हियर, मेरे मेमोरी में ऑलरेडी फंक्शन का सारा कोड है। तो ऑलरेडी ग्रीट नाम का एक वेरिएबल मेरे पास मेमोरी में है, उसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास सारा फंक्शन स्टोर है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये ढूंढेगा मेमोरी में क्या ग्रीट नाम का कोई वेरिएबल है, उसके सामने कोई फंक्शन है, अगर है तो एग्जीक्यूट करो, ऑफ कोर्स है। तो इस केस में अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट कि मैंने फंक्शन को डिक्लेयर पता नहीं कहां पे किया, लेकिन अब मैं उसको कहीं पे भी कॉल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेमोरी में इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन आ गई। अब यहां पे इसके रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड है, जिसको हम होइस्टिंग कहते हैं। देखो होइस्टिंग का मतलब क्या है? होइस्टिंग सिंपली कहता है कि जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल और फंक्शन की डिक्लेरेशंस हैं उनको टॉप ऑफ देयर स्कोप मूव करता है ड्यूरिंग मेमोरी फेज। मतलब कि मैंने यहाँ पे अपने इसी वेरिएबल को कुछ इस तरीके से लिखा था। लेट्स सपोज आई विल सिंपली गो हियर, मैं यहाँ पे करूंगा काम, मेरे पास एक सिंपल सा कोड है, समझना इस चीज को, क्योंकि होइस्टिंग की काफी सारी गलत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स रखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर console.log अदफर है, उसके बाद एक वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास a है, उसके अंदर 10 रखा है। फिर मेरे पास एक और वेरिएबल है, सॉरी लेट्स सपोज console.log a, ठीक है ना, और उसके बाद मेरे पास वेरिएबल हैं जो है b, इसके अंदर मेरे पास लेट्स सपोज h है, कुछ इस तरीके से। अब ये तो है नॉर्मल प्रोग्राम, लेकिन जब मेमोरी फेज आता है ना इसी प्रोग्राम का,
ये इसी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करता है कि जितनी भी वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशन है वो टॉप ऑफ द स्कोप मूव करेंगे। मतलब ये प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट इंजन के लिए कुछ इस तरीके से बनेगा, वेर ए डिक्लेरेशन नॉट इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशंस टू द टॉप ऑफ द स्कोप मूव होती हैं। मेरे पास आएगा वेर बी, ये मूव होगी, उसके बाद जो ऑर्डर है प्रोग्राम का वो वैसे ही रहेगा। फिर मेरे पास है console.log, अदफर यहाँ पे आ गया, देन आई विल सिंपली हैव व्हाट इज कॉल्ड a, फिर इनिशियलाइजेशन होगी a इज इक्वल टू 10, फिर console.log a है, फिर मेरे पास है b इज इक्वल टू h, कुछ इस तरीके से। तो हुआ क्या यहाँ पे, मेरे पास ये प्रोग्राम था लेकिन जितने भी वेरिएबल की डिक्लेरेशंस हैं इसने उसको टॉप ऑफ द स्कोप मूव किया। और हमें भी पता है जब ये इस तरीके से मेमोरी क्रिएशन में इसको मूव करेगा तो ऑफ कोर्स ए अनडिफाइंड ही है ना पहले, बी अनडिफाइंड ही है ना पहले, इसीलिए मेमोरी में मैंने ए और बी को अनडिफाइंड रखा था। क्यों? क्योंकि मेमोरी फेज में, मेमोरी क्रिएशन के फेज में आपको पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशंस होती हैं मेरे पास वो टॉप ऑफ द स्कोप मूव हो जाती है। तो इसीलिए अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, लेट सपोज, लेट मी ट्राई टू इरेज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, अलाउ मी अ सेकंड। आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि होइस्टिंग और ये जो मेमोरी में मैंने अनडिफाइंड रखा था उसका मतलब क्या था। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास ये एक फंक्शन है, इसमें क्या होगा, इसी फंक्शन को कुछ इस तरीके से ये रीडिक्लेयर करेगा, आई मीन इस पूरे के पूरे कोड को। सबसे पहले जितने भी वेरिएबल डिक्लेरेशंस हैं वो टॉप ऑफ द कोड स्कोप होगी, आई मीन मूव होगी टॉप ऑफ द स्कोप। स्कोप मतलब क्या है कि वो जगह जहां पे आप चीजें डिफाइन कर रहे हो, इस वक्त पे स्कोप की डेफिनेशन ये रखो याद। अब वेरिएबल ए को टॉप किया, उसके बाद जो ग्रीड की फंक्शन है उसको भी टॉप पे मूव किया, जो भी फंक्शन डिक्लेरेशन है उसको भी टॉप ऑफ द स्कोप पे मूव किया। फिर मेरे पास जो मेन प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीके से आएगा, तो console.log a, फिर इस लाइन पे इनिशियलाइजेशन होगी, फिर इस लाइन पे मेरे पास कॉल होगा कुछ इस तरीके से। तो ऑफ कोर्स अब जब मैं console.log a कर रहा हूं, मेन प्रोग्राम में सबसे टॉप पे है, तो ये हमें कुछ इस तरीके से बता रहा है कि ए को तो बाद में डिफाइन कर रहे हो तो एरर होना चाहिए, नहीं, बल्कि जावास्क्रिप्ट इंजन मेमोरी फेज में डिक्लेरेशन को टॉप में मूव करता है। तो console.log a जब होगा, ऑफ कोर्स उस टाइम पे a डिक्लेयर हुआ था लेकिन उसमें अनडिफाइंड था। मैंने आपको पहले सेशन में डेटा टाइप्स में पढ़ाया था, जब आप a को डिक्लेयर करते हो वेरिएबल को, उसमें कुछ नहीं डालोगे, उस डेटा टाइप को हम अनडिफाइंड कहते हैं। और इसी वजह से जब आप ग्रीड को कॉल करोगे, ग्रीड की जो डिक्लेरेशन है वो तो ऑलरेडी टॉप पे, तो ग्रीड भी कॉल हो गया। दिस कंसेप्ट इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड होइस्टिंग। व्हाट्स इट कॉल्ड? होइस्टिंग। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है, one of the most frequent asked question related to interviews, related to functions। और आप इस वीडियो को पॉज करोगे और मुझे चैट में बताओगे, कमेंट्स में बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन स्टेटमेंट, मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन जो नॉर्मल होती है, वर्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन? क्या है मेरे पास डिफरेंस? चलिए इस प्रोग्राम को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैं इस वेरिएबल पे जाऊं, सॉरी इस कोड पे जाऊंगा, इसको कमेंट करूंगा, ठीक है ना। लेट मी शिफ्ट दिस कोड टू द बॉटम। ध्यान रखना, मेरे पास एक फंक्शन है जो है नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन ग्रीट है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, जिसमें मैं कंसोल कर रहा हूं हेलो मॉर्निंग, कुछ इस तरीके से। परफेक्ट। उसके बाद मैं इसी तरह का एक और फंक्शन बना रहा हूं वैर, जिसमें मैं लिखूंगा हेलो, और ये एक वेरिएबल फंक्शन है जिसके अंदर मैं सिंपली कुछ इस तरीके से console.log को करूंगा एंड इन विच आई विल सिंपली से मॉरो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब आप मुझे बताओ इस फंक्शन और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है सिंटेक्स के बगैर। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, हमेशा याद रखना, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो अगर आप पढ़ोगे ना, समझोगे ना, और उसके बाद एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट से रिलेट करोगे, आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा। हमने इस वाली स्टेटमेंट्स को फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के हिसाब से, सॉरी एग्जीक्यूशन ग्लोबल के हिसाब से समझा था। जब मेरे पास जावास्क्रिप्ट इंजन यहां पे होगा तो क्या होगा, मेमोरी क्रिएट होगी। तो मेमोरी में मेरे पास ये जो ग्रीट होगा, उस ग्रीट के पास ऑलरेडी सारा का सारा फंक्शन है। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं हेलो की बात करूं, क्या जावास्क्रिप्ट इंजन के पास पता है कि इसके सामने फंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो इसके डिक्लेरेशन को टॉप में मूव करेगा, तो हेलो के अंदर अनडिफाइंड आएगा। और यही एक रीजन है, अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा सबसे टॉप पे और मैं करूंगा ग्रीड को कॉल कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब मैंने ग्रीड को कॉल किया, ऑफ कोर्स
यहाँ पे जब इसने ग्रीड को कॉल किया, ये मेमोरी में जाएगा, इस ये तो टॉप ऑफ दी स्कोप मूव हो जाएगा, तो ये ग्रीड को कॉल करेगा। तो जब मैंने कॉल किया, गुड मॉर्निंग आ गया, हेलो मॉर्निंग आ गया। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं हेलो को कॉल करूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में जाओ, हेलो वेरिएबल ढूंढो, ऑफ कोर्स हेलो, और उसके सामने जो फंक्शन है उसको कॉल करो। बट क्या उसके सामने फंक्शन है? द आंसर इज नो। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये बताएगा हेलो तो कोई फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास हेलो के अंदर पहले एक अनडिफाइंड वेरिएबल है, सॉरी वैल्यू है। तो जब मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन क्लियरली सी ये हेलो के अंदर अनडिफाइंड लिखा है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन स्टेटमेंट जो होता है ना, वो प्रॉपरली होइस्टेड होता है। बट फंक्शन एक्सप्रेशन की बात मैं करूं, इसके अंदर ये भी टॉप ऑफ द मूव स्कोप होता है, लेकिन एज अ वेरिएबल, मतलब अनडिफाइंड, न कि पूरी फंक्शन के साथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू का काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे जितना भी डिस्कशन हमने किया, वो सारा का सारा डिस्कशन किसके अराउंड था? वेर कीवर्ड के अराउंड। अब यहां पे एक सवाल आपका हो सकता है, सर हमें बताओ कि वेर, लेट और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। मैं आपको स्कोप पढ़ाऊंगा, क्लोजर्स पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले मुझे बताओ ना एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के रिलेटेड, कि लेट को किस तरीके से ये ट्रीट कर रहा है। लेट क्या ग्लोबल स्कोप में जाएगा जिस तरीके से वेर गया था? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लेट और कांस्टेंट का अपना स्कोप होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप। तो सबसे पहले यहां पे we will try to understand, before I discuss closures, before I try to understand closures, हमने hoisting properly समझा। I hope उसके रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे रिजॉल्व होंगे। अब हम सबसे पहले स्कोप को समझेंगे, उसके बाद में क्लोजर्स पे वापस आऊंगा, और उसके साथ साथ हम समझेंगे जो मेरे पास कंसेप्ट है, आई मीन डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कांस्टेंट, और उसके साथ साथ हम समझेंगे टेम्पोरल डेड जोन। समझते हैं स्कोप का मतलब क्या है। मैं आपको बताता हूं स्कोप का मतलब क्या है प्रोग्राम के थ्रू। तो लेट मी सिंपली गो हियर, और मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा विद द नेम ऑफ scope.js, कुछ इस तरीके से। देखो स्कोप का मतलब क्या है। स्कोप सिंपली होता है, जब हम एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, उस वेरिएबल को हम कब तक एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने उस वेरिएबल को एक्सेस किया और वो मुझे बताने लगा वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिक्लेयर्ड, तो मतलब है मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं उसके स्कोप से बाहर आया हूं। तो वो एक स्पेस जहां पे मैं उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूं, वो उसका स्कोप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कर रहा हूं वेर ए इज इक्वल टू 10। अब मैं इस वेरिएबल को कहां कहां पे एक्सेस कर सकता हूं। मैं अगर यहां पे ग्लोबल, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, राइट, ग्लोबल स्पेस है, तो अगर मैं इसको ग्लोबल स्पेस में एक्सेस करूं, एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, यू कैन क्लियरली सी इट्स 10, तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर मैं यहां पे एक ब्लॉक बनाऊं, उस ब्लॉक के अंदर मैं ए वेरिएबल को डिफाइन करूं, क्या मैं इस ब्लॉक के अंदर इस ए को एक्सेस करूंगा? द आंसर इज यस। इवन अगर मैं यहां पे 100 लेवल का ब्लॉक भी बनाऊंगा ना, तब भी मैं इस वेरिएबल को एक्सेस यहां पे कर सकता हूं। एक और चीज, व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग माय वेरिएबल इन ग्लोबल, मैं इसको ब्लॉक में डिफाइन करूंगा, तो क्या मैं उसको ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर सकता हूं? द आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये है कि मैं वेरिएबल को चाहे ग्लोबल में डिफाइन करूं या ब्लॉक के अंदर, मैं इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं। ओनली एक जगह पे मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूं, और वो क्या है? वो ये है कि अगर मैंने एक फंक्शन डिफाइन की ऐड नाम की, उसके अंदर मैंने अगर एक वेरिएबल ए को डिफाइन किया, तो मैं इस वेरिएबल ए की जो स्कोप है वो है लोकल स्कोप। हमने देखा था कि ये जो ए वेरिएबल है इसी ऐड के अराउंड क्रिएट होता है, तो मैं इस ए वेरिएबल को फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस कर सकता हूं। तो मेरे पास ये ए डिफाइंड नहीं है। तो ये होता है फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल्स आप फंक्शंस में डिफाइन करोगे, डज नॉट मैटर वेर है, लेट है, कांस्टेंट है, आप उसको उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो, दैट्स इट, फंक्शन के बाहर नहीं। परफेक्ट। बट ऑन द सेम टाइम ये तो हो गया वैर, ठीक है ना। वैर का हमें समझ आ गया कि हम वैर को कहीं पे भी डिफाइन करेंगे, कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फंक्शन। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं लेट के थ्रू अपने वेरिएबल को डिफाइन करूंगा, तो क्या मैं लेट के थ्रू कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकता हूं? द आंसर इज यस। पहले सुनो मेरी बात, हमेशा याद रखना, जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करोगे ग्लोबल स्कोप में, उसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, डज नॉट मैटर लेट है, कांस्टेंट है, वैर है।
तो ग्लोबल में आपने वैर डिफाइन किया, लेट किया, कॉन्स्टेंट, आप उसको ब्लॉक में भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के अंदर के अंदर के अंदर अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। तो इस वेरिएबल को आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं इसी वेरिएबल को लेट ब्लॉक के अंदर डिफाइन करूंगा, ऑफ कोर्स मैं यहां पे चाहूं तो ब्लॉक के अंदर क्या मैं ए वेरिएबल को एक्सेस कर पाऊंगा? द आंसर इज यस। बट क्या मैं इस वेरिएबल को ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर पाऊंगा? मतलब मैंने इसको ब्लॉक के अंदर डिफाइन तो किया, लेकिन क्या मैं ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर पाऊंगा? इफ यू सी हियर, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे नॉट डिफाइंड। तो लेट है ब्लॉक स्कोप। मतलब ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या है कि अगर आपने ब्लॉक में डिफाइन किया तो ब्लॉक के अंदर ही इसको एक्सेस कर पाओगे, न कि उसके बाहर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट भी डिफाइन करूंगा, कांस्टेंट एंड लेट बिहेव ऑलमोस्ट इन द सेम वे। और अगर मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करूंगा, यू कैन क्लियरली सी, ये मुझे बता रहा है ए इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्या है? ये है ब्लॉक स्कोप। तो वैर होता है ग्लोब स्कोप, मतलब आपने ग्लोबल में डिफाइन किया, ब्लॉक में डिफाइन किया, आप इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। लेट और कांस्टेंट को अगर आपने ग्लोबल में डिफाइन किया तो आप इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। बट ऑन द सेम टाइम अगर आपने इसको ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया, आप इसको ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगी। तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल लेट एंड कांस्टेंट हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप्ड है। और अगर मैं फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करूं, वेदर लेट, कांस्टेंट और वैर, वो आप फंक्शन के बाहर बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, उसको हम कहते हैं फंक्शन स्कोप। बट मेरा यहां पे एक इंटेंशन है, एक सवाल है, सर जी अगर मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन किया लेट ए इज इक्वल्स टू 10, क्या मैं उसको यहां पे एक्सेस कर सकता हूं बिफोर डिक्लेरेशन? लाइक वैर के साथ अनडिफाइंड दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि वैर की जो डिक्लेरेशन है वो उसने टॉप ऑफ द स्कोप मूव की थी। बट क्या मैं इस लेट के केस में एक्सेस कर सकता हूं? आई मीन अनडिफाइंड दिखाएगा। अगर आप यहां पे देखोगे ना, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये मुझे बता रहा है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब ये एरर ये नहीं दे रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड, ये बता रहा है ए है, मेरे पास ए है, मुझे दिख रहा है कि मेमोरी में कहीं ना कहीं भी तो ए है, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे इनिशियलाइजेशन के बगैर। तो मतलब क्या है? क्या ए लेट के केस में, और अगर मैं कांस्टेंट यहां पे लिखूंगा, कांस्टेंट के केस में भी यही एरर है। तो अगर मैं यहां पे एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे यही एरर दिखा रहा है। अगर मैं इस लाइन को रिमूव करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, ये बताएगा ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब ए है ही नहीं। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं ए वेरिएबल को डिफाइन करूंगा लेट और कांस्टेंट से, और अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अब ये एरर नहीं दिखा रहा ए इज नॉट डिफाइंड, ये बता रहा है कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यहां पे क्या मैं बता सकता हूं कि इंजन को कहीं ना कहीं पे तो ए दिख रहा है, मतलब लेट और कांस्टेंट के वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन ये मुझे दे नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब है कि इंजन के पास जो लेट और कांस्टेंट की डिक्लेरेशन है वो भी टॉप ऑफ द स्कोप मूव हो रही है, लेकिन वो एक ऐसी स्पेस में जा रही है मेमोरी में जहां से मेरे पास इंजन उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और वो स्पेस उसको कहते हैं हम जावास्क्रिप्ट में टेम्पोरल डेड जोन। क्या कहते हैं? टेम्पोरल डेड जोन। मतलब कि जो लेट और कांस्टेंट वाले वेरिएबल्स हैं वो भी होस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी स्पेस में हो रहे हैं जिसको हम टेम्पोरल डेड जोन कह रहे हैं, और वहां से मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा बिफोर इनिशियलाइजेशन। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। काफी सारे बच्चों जिनको मैंने इंटरव्यू किया था, मैंने उनको बोला लेट और कांस्टेंट हॉइस्ट होते हैं, वो बताते नहीं, बट होते हैं लेट और कांस्टेंट भी हॉइस्ट होते हैं, लेकिन ऐसे एक स्पेस में इंजन के, ऐसे एक मेमोरी में जहां से हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और उसी कंसेप्ट को हम जावास्क्रिप्ट में कहते हैं टेम्पोरल डेड जोन। आई होप आपको ये वाले स्कोप्स कंप्लीटली क्लियर हो गए होंगे कि मेरे पास ग्लोबल स्कोप क्या होता है, एक्सेसिबल एवरीवेयर, function scope accessible only inside functions, block scoped introduced with let and constant and it's restricted to a particular block. अब यहां पे स्क्रिप्ट स्कोप मैं आपको बताता हूं। मैं एक फाइल को क्रिएट करता हूं एंड लेट मी सिंपली नेम दिस scope.html, और इस केस में लेट मी सिंपली गो क्रिएट ए स्क्रिप्ट, ठीक है ना। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस, लेट सपोज आई विल सिंपली से लेट माई a इज इक्वल्स टू 10, परफेक्ट, console.log a। अगर ये वैर होता, मुझे पता है कि मेमोरी में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनता स्कोप के अंदर, उसके अंदर ये होता। बट क्या लेट वेरिएबल एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है? द आंसर इज नो। पहले हम समझते हैं एक और चीज। जब मैं इस वेब पेज को लाइव करता हूं ना, मेरे ब्राउजर में एक टैब डेडिकेट होता है इस पूरी की पूरी वेब पेज को।
और मेरे पास जो जावास्क्रिप्ट इंजन यहाँ पे है, उस जावास्क्रिप्ट के इंजन के अपने कुछ सुपर पावर्स होते हैं, मतलब कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं जो हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। और मेरे पास यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ। बट आपको नहीं लगता कि इस जावास्क्रिप्ट इंजन में मैं इस जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि ये इस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करता है जिसको हम विंडो ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडो ऑब्जेक्ट। तो इस पूरी की पूरी वेब पेज को, जो यहाँ पे एक टैब डेडिकेट किया मेरे ब्राउजर ने इस वेब पेज को, जिसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा, इसको हम एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम विंडो कहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली से console.log and I will simply go and ask it to print my window object, और अगर मैं एंटर करूंगा आप देखोगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे ना डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा वही वेब पेज है जो मैंने बनाया। तो कंसोल में आप देखोगे सिंपली विंडो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इस पूरे के पूरे वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे समझते हैं, जब भी मैं एक वैर को डिफाइन करता हूँ ना, ये जो विंडो है ना, आप मान लो ये ग्लोबल मेन चीज है जो इस पूरे के पूरे वेब पेज को रिप्रेजेंट करती है। मैं यहाँ पे करूंगा console.log a, तो आप देखोगे कंसोल में 10 है। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे करूंगा window.a, विंडो मतलब ग्लोबल, क्या ग्लोबल ऑब्जेक्ट में मेरे पास a है, विंडो में a है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि a ऑफ कोर्स ग्लोबल मेमोरी का पार्ट है, विंडो ग्लोबल ही है। तो यहां पे मैं करूंगा, आप देखोगे अभी भी 10। ये है वैर, ये है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसका स्कोप ग्लोबल स्कोप है, क्योंकि जब हम वैर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं ये पार्ट बन जाता है विंडो का। और अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क में जाऊंगा, सॉरी सोर्स में जाऊंगा, एंड इफ आई सिंपली पुट अ ब्रेक पॉइंट ओवर हियर, लेट मी ट्राई टू ड्रैग इट अ लिटिल बिट लेफ्ट, और अगर मैं इसमें ब्रेक पॉइंट ऐड करूंगा, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर ए आ गया, तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनता है। तो विंडो के अंदर जो की वैल्यू पेयर्स हैं आप देखोगे वो ग्लोबल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे इसी वेरिएबल को लेट से डिफाइन करूंगा तो क्या होगा? तो आप सिंपली समझोगे यहाँ पे, इफ आई ट्राई टू रिमूव दिस ब्रेक पॉइंट एंड लेट मी रिफ्रेश द पेज, यू शुड बी एबल टू सी लेट यहाँ पे। उसके साथ साथ जब मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे अब यहाँ पे स्कोप ग्लोबल नहीं है बल्कि स्क्रिप्ट है। तो जो अब मैं लेट और कांस्टेंट के थ्रू वेरिएबल डिफाइन करूंगा ना, वो इसी स्क्रिप्ट जो इस वेब पेज का जो टॉप लेवल है उस पे स्टोर हो रहा है, अभी विंडो पे स्टोर नहीं हो रहा है। तो जब मैं यहाँ पे अब window.a करता हूं आप देखोगे, इफ आई गो हियर एंड इफ आई ट्राई टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, सो व्हेन आई सिंपली रिमूव द ब्रेक पॉइंट यू कैन क्लियरली सी इट्स अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं विंडो को डिफाइन करूंगा तो विंडो के अंदर मेरे पास ए वेरिएबल का कोई नाम ही नहीं है। बट ऑन द सेम टाइम अगर ये वैर होता तो वैर के केस में मेरे पास विंडो के अंदर आप देखोगे क्लियरली, सो इफ आई रिमूव दिस यू कैन क्लियरली सी, जैसे ही मैं विंडो को एग्जीक्यूट करूंगा विंडो के पास ही मेरे पास ए है तो वो 10 है, तो इसीलिए ग्लोबल स्कोप है। बट ऑन द सेम टाइम स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि टॉप लेवल स्कोप इन द ब्राउजर स्क्रिप्ट। तो जो टॉप लेवल स्कोप होता है इस ब्राउजर वेब पेज का, तो उसी स्कोप का हम स्क्रिप्ट स्कोप कहते हैं। तो जब हम लेट और कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं वो स्क्रिप्ट में जाते हैं, नहीं कि उस विंडो में जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास इसी वेब पेज पे एक और स्क्रिप्ट है, तो क्या मैं इस console.log में अगर मैंने लेट से वेरिएबल डिफाइन किया है तो क्या मैं इसमें ए को डिफाइन एक्सेस कर सकता हूं? मैं इसको कमेंट करता हूं या इसको रिमूव करते हैं। अगर मैंने एक स्क्रिप्ट में इसको डिफाइन किया तो मैंने देखा कि ये जो लेट वेरिएबल है ये इसी पूरी वेबसाइट के स्क्रिप्ट स्कोप में जाता है, जो कि एक टॉप लेवल स्कोप होता है ब्राउजर का। तो क्या मैं इसको दूसरे स्क्रिप्ट टैग में एक्सेस कर सकता हूं? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। तो अगर मैं यहां पे जाऊंगा एंड इफ आई रिमूव माय ब्रेक पॉइंट एंड इफ आई रिफ्रेश माय पेज, यू शुड बी एबल टू सी इन दी कंसोल, अगर मैं इस आप देखोगे टैब, तो स्क्रिप्ट स्कोप का मतलब ये नहीं होता कि इसी स्क्रिप्ट में मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, नहीं, स्क्रिप्ट पूरा है, ये ब्राउजर का टॉप लेवल है तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो। बट हो सकता है आपका कभी कभी इंटेंशन होगा कि मुझे अपने इस वेरिएबल को खाली इसी स्क्रिप्ट में डिफाइन करूंगा, उसी में रहना चाहिए, इसके बाहर में एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो आई थिंक उस केस में हम लिखते हैं यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल। तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूल स्कोप,
कि ये एक बंच ऑफ मॉड्यूल हैं, इस मॉड्यूल के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होगा वो उसी के अंदर ही मर जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा आप देखोगे ए इज नॉट डिफाइंड, तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूल स्कोप। आई होप आपको स्कोप कंप्लीटली अच्छे से समझ आ गया होगा। ग्लोबल का मतलब है जो एक्सेसिबल हो एवरीवेयर, एंड इफ आई टॉक अबाउट माय फंक्शन स्कोप, फंक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन किया फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हो। ब्लॉक का मतलब है इंट्रोड्यूस्ड विद लेट एंड कांस्टेंट, जो ब्लॉक स्कोप होते हैं जो ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया वो उसी के अंदर मर जाते हैं। और उसके बाद स्क्रिप्ट हमने देखा, मॉड्यूल हमने देखा। आई होप आपको मॉड्यूल समझ आ गया होगा कि मॉड्यूल क्या है, उसी के साथ स्कोप भी। अब यहाँ पे हमें एक लास्ट टॉपिक रह जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोजर्स। अब क्लोजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन और कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में। क्लोजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शंस में, जावास्क्रिप्ट में, जो एक फंक्शन को एक ऐसी फंक्शनैलिटी देता है जिसकी वजह से एक फंक्शन रिमेंबर कर पाता है आउटर स्कोप को इवन आफ्टर दैट आउटर फंक्शन इज कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक कोड एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल को क्रिएट करता हूँ, पहले हम देखते हैं क्लोजर्स के एक पर्सपेक्टिव को वेब पेज के अंदर, एंड देन वी विल सी अ रियल लाइफ केस ऑफ क्लोजर्स। तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर मैं एक सिंपल टैग डालता हूँ H1 का, जिसको मैं लिखता हूँ क्लोजर्स कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं एक सिक्योरिटी टैग बनाता हूँ जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ए को, हालांकि मुझे एक वेरिएबल डिफाइन नहीं करना चाहिए, मैं एक फंक्शन को डिफाइन करता हूँ विद द नेम ऑफ ग्रीड कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा a इज इक्वल टू 10। परफेक्ट। अब जब मैं console.log a करूंगा ना, और उसके बाद जब मैंने ग्रीड फंक्शन को कॉल किया, मुझे बताओ ये आउटपुट में क्या देगा? सिंपली 10 देगा। क्यों? क्योंकि a वेरिएबल जो है वो इसी स्कोप के अंदर है, तो ये बिंदास तरीके से मुझे देगा। बट ऑन द सेम टाइम अब अगर इसी a को मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं करूंगा, बल्कि मैं ग्रीड के फंक्शन अंदर एक इनर फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं जिसके अंदर मैं सिंपली जाऊंगा और console.log a करूंगा, फिर मैं करता हूं काम, इनर फंक्शन को कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा। अब जब मैंने a फंक्शन को यहां पे कॉल किया तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा? सबसे पहले ये a देखेगा लोकल मेमोरी ऑफ इनर में, बट इसको तो वहां पे वो मिलेगा नहीं। बट इस केस में क्या करेगा? जो फंक्शन है इसके आउटर स्कोप में उसकी मेमोरी को एक्सेस करेगा और उसके बाद यहां पे मुझे आउटपुट देगा। तो ये जो कंसेप्ट होता है ना, इसी को हम क्लोजर कहते हैं कि जब मुझे जो इनर फंक्शन है ये एक आउटर फंक्शन के स्कोप को एक्सेस करता है और जिसकी वजह से मेरे पास ये रिमेंबर कर पाता है इस स्कोप को। तो अब अगर मैं यहां पे अपने इसी वेब पेज को ओपन करूंगा एंड इफ आई गो लाइव विद दिस, we should be able to see as soon as I go to inspect console में 10 दिखा रहा है, मतलब प्रॉपर्ली एक्सेस कर रहा है। लेकिन जब मैं सोर्सेज के अंदर इस फंक्शन के अंदर इसको ब्रेक पॉइंट ऐड करके रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे इस स्कोप के अंदर एक क्लोजर ये क्रिएट कर रहा है विद द ग्रीड। तो ये है एक क्लोजर। अब आप बताओगे सर समझ नहीं आया, मैं आपको बता दूं। देखो क्लोजर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मेरे पास सिंपली एक कॉल स्टैक, लेट्स सपोज ये है, जिसके नीचे सबसे नीचे है एनोनिमस, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है आउटर, उसके बाद मेरे पास एक फंक्शन है जिसके बाद है इनर। अब इस इनर के अंदर मैं एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूं, आई मीन एक्सेस कर रहा हूं। तो इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, इसको डिस्प्ले कराने के लिए ये क्या करेगा? सबसे पहले इस मेमोरी के अंदर इस लोकेशन को देखेगा, अगर इसके पास वहां पे इसके लोकल स्कोप में हुआ तो प्रिंट करेगा। बट अब अगर इसको इसके पास नहीं है तो ये यहां से ही लेक्सिकली अपने पेरेंट स्कोप में जाएगा और इस स्कोप में इस वेरिएबल को ढूंढेगा। अगर इसको यहां पे ये वेरिएबल मिल गया, ये इसका मेमोरी मिल गया, तो ये जो कनेक्शन ये इनर फंक्शन इसके स्कोप के साथ बनाता है उसी को हम क्लोजर कहते हैं। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो लिखा है even after that outer function has returned or completed its execution। देखो मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। हम यहां पे एक कोड का एग्जांपल देते हैं। मैं यहां पे जाता हूं अपने VS कोड में and let me simply go and create a new file with the name of clojures.javascript। मैं सिंपली यहां पे एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा कुछ इस तरीके से, जिसका नाम मैं रखूंगा काउंटर, ठीक है ना। एंड व्हाट इट डज इज इट सिंपली I will create a variable, let's suppose where my count over there is equals to 0।
अब इसी वेरिएबल काउंट को मैं जो 0 है उसको मैं एक्सेस करूंगा इंटरनल फंक्शन में जो इसके अंदर नेस्टेड फंक्शन है और उसी फंक्शन को मैं रिटर्न करूंगा। सो लेट मी सिंपली गो से रिटर्न फंक्शन जिसके अंदर मैं सिंपली अपने इसी काउंट को प्लस प्लस करूंगा एंड देन आई विल सिंपली गो टेल इट console.log मेरे पास जो काउंट है उसको कॉल करो, आई मीन एक्सेस करो। अब यहां पे सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किस तरीके का फंक्शन है। मैंने आपको एक बताया था कि जब एक फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेती है तो उस फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। उसी तरीके से फंक्शन जब एक और फंक्शन रिटर्न करेगा इसको भी हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। अब यहां पे अगर मैं अपना एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा जिसको मैं करूंगा सी वेरिएबल के साथ डिक्लेयर और इसके अंदर अपने इसी काउंटर को मैं कॉल करूंगा। आप मुझे बताओ सिंपली ये जो मेरे पास सी है इसके अंदर क्या प्रिंट होगा? सी के अंदर क्या प्रिंट होगा? हमेशा याद रखना जब आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हो ना उसके अंदर फंक्शन कॉल करते हो तो जो ये रिटर्न करेगा वही यहां पे स्टोर होगा। तो ये रिटर्न क्या करता है? एक फंक्शन। इसीलिए जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे एक फंक्शन है एनोनिमस, बहुत ही अच्छे तरीके से। पर अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसी फंक्शन जो इसको रिटर्न और मैंने काउंटर को एक बार कॉल किया सी में स्टोर किया, अब मैं इसी सी को कॉल करूंगा। तो जब ये सी को फंक्शन को कॉल करेगा तो ये काउंट को प्लस प्लस करेगा और रिटर्न करेगा, काउंट को प्रिंट करेगा। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं आप देखोगे 1। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं इसको फिर से कॉल करूंगा, यहां पे कंफ्यूजन ये होता है कि काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने जब इसको कॉल किया ये काउंट को फिर से क्रिएट करेगा तो 0 फिर से 1 बन गया, फिर नए से 0 1 0 1, तो ये हमेशा 1 ही प्रिंट करेगा। बट दैट्स नॉट द केस। यहां पे मेरे पास जो इंटरनल फंक्शन है ना ये इस स्कोप को रिमेंबर करता है इवन आफ्टर इट हैज एग्जीक्यूटेड इट्स कोड। तो काउंटर ने तो अपना काम कर लिया लेकिन उसके बाद ये जो फंक्शन है ये इसके स्कोप को मेमोराइज करता है। तो इसकी वजह से मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास क्लोजर क्रिएट हो गया। और तभी जब मैं यहां पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे 1 2 3 दिख रहा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ए क्लोजर जो आपको समझ आ गया होगा कि क्लोजर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें अलाउ करता है कि एक इंटरनल फंक्शन एक्सटर्नल फंक्शन के स्कोप को रिमेंबर करता है इवन आफ्टर इट हैज एग्जीक्यूट इट इज कोड। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन इस स्कोप को लेता है ना इसी को हम कहते हैं लेक्सिकल एनवायरनमेंट भी। तो जब एक क्लोजर सिंपली अगर आप बताओगे कोई आपको बताएगा एक्सप्लेन क्लोजर्स, एक तो मैंने डेफिनेशन दे दी इंटरनल फंक्शन एक्सटर्नल फंक्शन के स्कोप को रिमेंबर करता है इवन आफ्टर इट हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। दूसरा ये है कि जब इंटरनल फंक्शन एक्सटर्नल फंक्शन के मेमोरी को स्कोप को एक्सेस करता है थ्रू लेक्सिकल एनवायरनमेंट तो वो तब एक क्लोजर क्रिएट करता है। तो ये था कंसेप्ट मेरे पास क्लोजर्स का। तो आज के इस सेशन में आई होप आपको समझ आ गया होगा काफी सारे कंसेप्ट्स कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड एक इंटरप्रेटेड डायनेमिक टाइपेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता क्या है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता क्या है और उसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता क्या है। एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट 2 फेजेस में क्रिएट होता है, मेमोरी क्रिएशन फेज, कोड एग्जीक्यूशन फेज, और उसके बाद रिटर्न का मतलब क्या होता है, हॉइस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेर एक प्रॉपरली हॉइस्टेड होता है, फंक्शन स्टेटमेंट और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है, स्कोप क्या होता है, वेर लेट और कॉन्स्टेंट में क्या डिफरेंस है, मेरे पास स्क्रिप्ट स्कोप क्या होता है, मॉडल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल फंक्शनल एंड ब्लॉक स्कोप क्या होता है। और उसके बाद हमने एट द एंड समझा क्लोजर और उसके साथ साथ लेक्सिकल एनवायरनमेंट। आई होप आपको आज का वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। प्लीज प्रैक्टिस करो और जितने भी कंफ्यूजन डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में डालो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।